नमस्कार। अगर आपसे कोई पूछे कि साल 2020 को आप कैसे याद करेंगे, आपका आंसर क्या होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कभी सोचा है आपने साल ख़त्म होने को है और हमने इस साल को कैसे काटा है, जो गलतियां या चैलेंजेस हमने फेस की हैं उनसे हमने क्या सीखा है। आइए डिस्कस करते हैं टॉप 5 चैलेंजेस जो हमारे देश ने फेस किया है इस साल 2020 में और कौन से हमें नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे 2021 में। सबसे पहला चैलेंज की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस। जी हाँ, इसने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया किसी एक की गलती के कारण। वो गलती किसने की थी हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। अपने खतरनाक से खतरनाक सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि एक वायरस आएगा और हमारी पूरी ज़िंदगी रुक सी जाएगी, थम जाएगी। जैसा हमारे पेरेंट्स अक्सर कहा करते थे कि हम 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, वैसे ही हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि हमने एक पेंडेमिक को जिंदा पार किया है। जस्ट जोकिंग, सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन जब 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है हमारे देश में, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, तो जिंदा रहना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा पेंडेमिक फिर से आए और हम अपनी नौकरी खोए, मीलों दूर पैदल चले, बिजनेस बंद हो जाए एंड सो ऑन। दूसरी टेंशन की अगर हम बात करें तो ये है बॉर्डर टेंशन्स। जून से ही ये खबरें आने लगी थी कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है लद्दाख के रीजन में, और प्रिसाइसली अगर बात करें पेंगोंग त्सो लेक के अराउंड, वहाँ पे हलचल बहुत तेज़ हो गई है दोनों ही तरफ में। चाइना और इंडिया के बीच ऑफिशियली लड़ाई भले 1962 में लड़ी गई हो, लेकिन इस बार जो पेंगोंग त्सो लेक के अराउंड स्टैंड ऑफ हुआ है और टेंशन 7 महीने से ज़्यादा चल रहे हैं और अभी भी चल ही रहे हैं, शायद इतना प्रॉब्लम तो 1962 के वार के बाद भी नहीं हुआ होगा। ये टेंशन्स भले ही लड़ाई के रूप में ना बदले हों, लेकिन दोनों तरफ की तैयारी उसी के लिए है और ये टेंशन हमें बोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिक नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम या चैलेंज की हम अगर बात करें जो देश ने हमारे फेस की है, वो है इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी। हम सभी सुनते आ रहे हैं कि आर्थिक मंदी आ गई है, इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई है। आज तक हम जीडीपी को कभी 4, कभी 5, कभी 6 की रफ्तार से बढ़ते हुए सुनते थे, लेकिन पहली बार हमने सुना कि -23% मतलब नेगेटिव चला गया है जीडीपी। पहले से ही हमारी इकोनॉमी स्लो चल रही थी और लॉकडाउन के बाद से तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट और थोड़े कंडीशंस की गलती है जो आज हमें तेज़ी से आगे बढ़ने की जगह हम पीछे चले गए हैं। वैसे कोरोना पेंडेमिक ने इकोनॉमी को तो हार्म किया ही है, बट अगर हम ग्राउंड लेवल को देखें तो ये पता चलता है कि हर एक घर का बजट, ज़्यादातर मजदूर, छोटे दुकानदार और जो छोटे सैलरी वाले प्राइवेट जॉब्स करते थे, उनके बजट बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं। चौथा अगर हम बात करें जो चैलेंज हमारे देश ने फेस किया है, वो है पार्लियामेंट रिसेशन। सुनने में अजीब लगता है कि पार्लियामेंट में कैसा रिसेशन या फिर कैसी मंदी, लेकिन ये सच बात है। जहां बिहार में इलेक्शंस हो सकते हैं, नेता अपने रैली कर सकते हैं, मेट्रो ट्रेन्स, पब्लिक व्हीकल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन चल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो सर्वोच्च पंचायत है देश का, 450 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठा के ज़रूरत के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब सरकार ये बहाना बनाती है कि ऑपोजिशन की किसी पार्टी ने बोला है कि कोरोना वायरस के चलते हम नहीं आना चाहते, तो इसकी वजह से विंटर सेशन पूरा का पूरा स्थगित कर दिया जाता है। जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पार्लियामेंट में डिस्कशंस की, जो कोविड-19 को रिलेटेड डिसीजंस लिए गए हैं, बॉर्डर टेंशन्स हो रहे हैं, उसी समय पार्लियामेंट पूरी तरीके से एब्सेंट हुआ है। यहाँ हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्लास कर रहे हैं, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, ऑफिस के काम हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन हमारे नेतागण वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समय कैबिनेट मिनिस्ट्री कर रही है और जो नेता करना भी चाह रहे हैं, पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रहा, वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे या फिर अपने सजेशंस कहाँ देंगे। अब 5वें और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है
या चैलेंज हम जो फेस कर रहे हैं आज और आगे भी करते रहेंगे, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का टकराव। सबसे पहली टकराव जीएसटी के मुद्दे पे है, जहाँ राज्य की सरकारें बोल रही हैं कि 97,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, या फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है जब से जीएसटी लागू हुई है। लेकिन सरकार ये कह के बच रही है कि कोरोना वायरस तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस बार हम आपको ये भरपाई नहीं करेंगे। ये सही बात है कि सरकार के पास पैसे कम हैं, लेकिन सरकार ने ये भी प्रॉमिस किया था राज्य को कि 5 साल तक जीएसटी लागू होने के बाद जो नुकसान होगा आपको, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। तो इससे पीछे हट जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब इसी के अंडर हम और एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, वो है बंगाल इलेक्शंस। जी हाँ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जो दीदी वर्सेस मोटा भाई है। बंगाल इलेक्शन इतना नीचे चला गया है और वो आगे भी जाएगा, जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है, और अगर राज्य की सरकार सिविल सर्वेंट को अपने तरीके से चलाती है तो केंद्र सरकार बोलती है कि हम तुम्हारी खबर लेंगे। तो ये बात गलत है। और सेम लागू होती है राज्य की सरकार में भी कि केंद्र के जो नेता जाते हैं या फिर ओपोजिशन पार्टीज़ के वहाँ पे रैली होती है, वहाँ पे हमेशा गुंडागर्दी का न्यूज़ आते ही रहता है। तो ये जो नया लॉ है ये बहुत ही हार्मफुल है, और एक ही देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भले वो अपोजिशन पार्टी हो, लेकिन इस तरीके का अगर चुनाव प्रचार होगा तो ये बहुत ही हानिकारक है। अब हम बात करते हैं 2021 में कौन से चैलेंजेस जो इसी साल से हमें दिखने लग गए हैं वो प्रेवलेंट रहेंगे। सबसे पहले बात करें तो बॉर्डर टेंशन्स जो चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच, ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है कि इंडिया को दिखाना चाहिए कि हम देखिए चाइना को हमने कितने अच्छे तरीके से रोका है या फिर हम उससे टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है। भले हमारे सैनिक पूरी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी है चाइना को रिगार्ड करके वो बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप नोटिस कीजिए जो छोटे कंट्रीज़ हैं, और मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है नेपाल। इस समय नेपाल में कुछ भी पॉलिटिकल यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बीजेपी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के बीच में उठापटक चल रही है, तो यहाँ अमेरिका के थोड़ी दोनों के बीच डिस्कशन कराएगा या फिर बात करेगा अपोजिशन के लीडर्स से? नहीं ना, कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन नेपाल में इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, उसमें भी चाइना के एम्बेसडर्स आते हैं, उनके पार्टी के चीफ्स आते हैं, और वो लोग मेंटेन करते हैं वहाँ पे जो डैमेज होता है। डैमेज कंट्रोल का काम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाते हैं, डैमेज कंट्रोल का काम करता है कोई दूसरे कंट्री के वर्कर्स आके। और ये सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, उन्हें चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि उन्हें हम लालच दें और हम अपने तरफ कर लें। तो ये स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज होगा भारत के लिए, जिसे हमें अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ अगले साल टैकल करना ही होगा। दूसरी बात अगर करें इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक स्थिति जो हमारी है वो इस साल तो ख़राब है, इसमें पूरा का पूरा सरकार को नहीं दोष दे सकते हैं, लेकिन उभारने का काम भी अभी सरकार का ही है। सरकार को इकोनॉमिक रिवाइवल जरूर करना होगा, तभी जाके देश फिर से पटरी पे आएगा। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जॉब क्रिएशन, यानी कि नौकरियां अभी बहुत सारी लॉस हुई है, और जो नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है, लेबर वर्क जो है उनके लिए नौकरियां क्रिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस समय। क्योंकि जब नौकरी ही नहीं रहेगी, इंसान का पेट ही नहीं भरेगा, तो वो क्या वोट देने जाएगा और क्या वो अपने धर्म को देखेगा। और जॉब क्रिएशंस जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, ग्रेजुएशंस के बाद है, क्लास 12 के बाद है, उनको भी उनके स्किल के हिसाब से जॉब जल्दी से सरकार को देनी चाहिए। नहीं तो जो हमारा यूथ है, हम बोलते हैं ना युवा देश है हमारा, वो युवा देश के लिए एसेट के जगह बर्डन बन जाएगा, और ये बहुत ही हानिकारक होगा। और चौथा, जैसे कि मैंने बोला था, सेंटर स्टेट रिलेशन। बंगाल इलेक्शन ये लोवेस्ट पॉइंट है फेडरलिज्म का, और डेस्परेशन जो है दोनों ही नेताओं में, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह को कहें,
या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ये बहुत ही ख़राब है। और जहां हमारे देश में 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ है और एक केंद्र सरकार है, उसके बीच में अगर ऐसा टकराव होगा इलेक्शन के माहौल में भी, तो ये बहुत ही ख़राब है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो सुन के। और हाँ, वीडियो सभी आ नहीं रहे थे इस मंथ में, बहुत ही कम आए हैं या फिर यही आया है, लेकिन जनवरी से आपके लिए एक सरप्राइज़ है और रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपके लिए जनवरी में आते रहेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।